हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, विज्ञान विषय विषय में हम चर्चा करेंगे और विज्ञान में सबसे पहले हम लेंगे पहला पार्ट। ये मतलब आरपीएससी की तैयारी करने वालों में सबसे पहले फसल फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए, ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बुझो अपने चाचा के घर पहुँचे। पहली और बुझो अपने चाचा के घर पहुँचे। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब ये पहली क्या कह रही है? भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। और ये बुझो क्या कह रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे सब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। जो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? देखिए, परंतु हम हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जैविक प्रक्रियाओं एवं जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये बूझो क्या कह रहा है? क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। फिर ये पहली कह रही है कि भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इसकी बात भी सही है, देख लीजिए। ठीक है। और अब देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब इसके बाद में आता है कृषि प्रबंधन कृषि पद्धतियाँ। कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं? वो आती है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमक्कड़, यायावर परवर्ती, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज के समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। क्योंकि आग का आविष्कार नहीं हुआ था, और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में खेती कर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े और खेती करना प्रारंभ कर दिया। चावल, गेहूँ और अन्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब एक ही पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है और यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में से भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के है की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है खरीफ की फसल। सबसे पहले आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में आता है खरीफ की फसल। इसमें वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में
भारत में वर्षा ऋतु सामान्य से जून से सितंबर माह में, खरीफ की फसल जून से सितंबर माह तक होती है, मतलब जून में बोया जाता है और सितंबर में काट लिया जाता है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। अब आती है उसके बाद में दूसरे नंबर आती है रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर माह से मार्च माह तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये इसकी मतलब एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। रबी की फसल में रबी की रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल की एक ट्रिक है, ट्रिक TRIC, ट्रिक देखिए कि नाई हूटर बजते ही हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, आलू लाया। अब देखिए नाई, देखिए अब इसका मैं ट्रिक का मतलब बताता हूँ आपको कि नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना ई का होता है जैसे ना का चना, ठीक है। फिर हूटर, इसमें हु गेहूँ, इस ना का हो गया, क्या हो गया? ना का चना, चना, हु गेहूँ, गेहूँ, टर टर मटर, 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 जय, ही जोश, जो का जोश, जो, आ का आलू, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में ये रबी की फसलें हो गई, ठीक है। पहले खरीफ की फसल जो मतलब गर्मी में, खरीफ की फसल गर्मी में, जैसे मानसून की फसलें, मानसूनी फसलें बोलते हैं खरीफ को। और ये इसको हम उनाड़ू बोलते हैं, रबी की फसल को हम बोलते हैं उनाड़ू, उनाड़ू, उनाड़ू। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इसे क्या बोलते हैं? उनाड़ू बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों अब आधारित फसल पद्धतियाँ, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? अब ये बोलती है कि धान को ना शीत ऋतु में क्यों उगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि धान को कौन सी ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। अब ये कह रही है कि नीचे ये कह रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में, बारिश वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाना पॉसिबल होता है, ठीक है। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य क्या कहलाता है? कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। ये कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती है जो आगे दी गई है। कृषि पद्धतियाँ देखिए कौन सी कृषि पद्धति है। सबसे पहली कृषि पद्धति है कि मिट्टी तैयार करना। पहले किसान क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है, उसका जिसे बोलते हैं हम निराई गुड़ाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद में बुआई करता है, उसकी बुआई करता है, मतलब उसमें बीज बोता है। फिर उस बीज उसके साथ उसमें खाद देता है, उर्वरक खाद डालता है, ठीक है।
फिर उसकी सिंचाई करता है, पानी सींचता है, ठीक है। फिर उस जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है और उसके साथ क्या है, अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। उस खरपतवार को नष्ट करता है, उससे पौधे से उसकी सुरक्षा करता है, पौधे की सुरक्षा करता है। फिर उसकी मतलब जैसे फसल पक जाती है तो उस फसल की कटाई करता है, फसल की कटाई करता है। और फिर जैसे अनाज इकट्ठा हो जाता है तो उस अनाज का भंडारण करता है, ठीक है। ये हो गई कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी तैयार करना, ठीक है। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सके। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता देती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। किसी से केंचुआ, देखो इसमें नाम आया केंचुआ। केंचुआ केंचुआ ये क्या करता है कि मतलब इसे किसान का मित्र बोलते हैं। किसान का क्या बोलते हैं? मित्र बोलता है। ये मतलब उर्वरक। उसके बाद में केंचुआ और सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में ये बिल क्या है कि केंचुआ और सूक्ष्म जीव ये हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव है की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जीव किसानों के मित्र है। क्या आगे आगे ना, किसानों के मित्र है, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज जल वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में उपयुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं आगे। अब देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये आगे क्या कहलाती है? जुताई। इससे हल चला कर सकते हैं, ठीक है। हल लकड़ी अथवा लोहे का बने होते हैं। ये मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना फोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल मतलब एक लकड़ी का पाटल होता है जिससे खेत को क्या समतल किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय मिट्टी खाद में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब आता है कृषि औजार। कृषि के अंदर कौन से औजारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। मिट्टी को भुरभुरा मतलब पोला बनाना, मतलब नीचे वाली जो मिट्टी है उसको ऊपर लाना, ठीक है। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में देखो, इसमें नाम है कल्टीवेटर। पहले क्या करते हैं कि पुराने ज़माने में क्या हल और कुदाली से खेत को खोदा जाता था ज़मीन को, फिर उसको पोला बनाया जाता था। आजकल क्या है कि नई तकनीकों का आविष्कार, कल्टीवेटर का आविष्कार किया, जिससे हम कुछ समय में ही मतलब उसको खोद सकते थे, उसे पोला बना सकते थे, ठीक है। इस कार्य में उपयोग की जाने वाली प्रमुख औजार देखिए। प्रमुख औजार सबसे पहले आता है हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को
खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार को लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं घोड़े ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें इसमें लोहे इसमें क्या है, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं। नोट कर दिए दोस्तों। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सापट या हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र देखिए, चित्र 1.1 ए। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब दूसरा आता है कुदाली। दूसरा आता है क्या, कुदाली। ये एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब आ गया कल्टीवेटर। अब देखिए कल्टीवेटर कि जैसे जैसे मतलब आदमी की आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम समय दोनों की बचत होती है। ठीक है। ये देखिए, एक आदमी है, ट्रैक्टर है और एक कल्टीवेटर। इसे कल्टीवेटर बोलते हैं। नीचे ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ जो कल्टीवेटर है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है बुआई। ठीक है। मिट्टी को पोला वोला बना दिया। अब बुआई करते हैं, बीज डालते हैं इसमें। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बीजों का चयन करना। ठीक है। फिर ये क्या कह रही है, पहले कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसे कुछ पानी में डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। इससे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। देखिए ये भी बात। फिर इसके लिए क्रियाकलाप गतिविधि है, क्रियाकलाप है 1.1। एक बीकर लेकर उसे पानी ज़्यादा भरिए। इसमें कुछ मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल में तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण विधि है। बुआई से पहले बीज बोने बीज बोने के औजारों के बारे में जानना। देखिए, परंपरागत औजार मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो किया हमारे, वो क्या है कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरती है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये दो बैल है, बैलों के ये दो बैल है, बैलों के पीछे ये कीपा का लगा है। ये एक हल चला रहा है, एक बीज डाल रहा है, साथ साथ चल रहे। ठीक है ना। ये क्या है कि पुरानी विधि है। आजकल ये कुछ ही मतलब भारत में या कहीं भी देखो बहुत ही नगण्य रूप में देखी जाती है। नगण्य रूप में देखी जाती है। आजकल क्या है, नए चीज़ों का आविष्कार हो गया। बीज बोने का परंपरागत तरीका है। आगे चलते हैं। आगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल जो चित्र में आप देख रहे हैं का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों से समान दूरी एवं गहराई से बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है कि
मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखते हैं? ये पहले कह रही है कि धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले प्रयोगशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। देखिए क्या है कि जैसे ये कुछ ज़मीन है, ये है, इसमें क्या है कि हम बराबर भागों में, जैसे एक पौधा यहाँ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में एक पौधा यहाँ पे उग गया, ठीक है, एक पौधा यहाँ पे उग गया, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ऐसे। इससे क्या होगा कि उसको श्वसन क्रिया में पोषक तत्व आवश्यक रूप से मिल पाएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे इनके बीचों में जगह नहीं रहेगी तो ये क्या है कि इनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल नहीं पाएंगे और ये वाष्पोत्सर्जन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब आगे आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। ये कह रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, क्यों उसको मतलब डिफरेंस नज़र क्यों आया। देखिए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जो मिट्टी है ना, जो मिट्टी उससे पोला बनाया, उसमें उर्वरक खाद डाला, उसमें पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं कि ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इस स्थिति को पूरा करने के लिए खेतों में खाद देते हैं। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ये प्रक्रम क्या है? खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर होते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाले जाते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, क्या देखिए नाम आया एक नया, वर्मी कंपोस्टिंग, जो आप कक्षा 6 में पढ़ा था आपने, अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने की विषय में पढ़ चुके हैं आप। वर्मी कंपोस्टिंग ये आप पढ़ चुके हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार किया जाता है। ये केंचुए द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। नवोद्भिद मतलब नया उगने वाला मूंग का पौधा। नया जो नवोद्भिद का मतलब क्या होता है? जो नया पौधा उगता है ना, उसको नवोद्भिद। अब 3 गिलास अथवा एक ऐसे ही पात्र लीजिए। ए और बी सी 3 पर निशान कर दीजिए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इनमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। प्रतिदिन। देखिए ये बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ हैं, ये इस गतिविधियों को पूरा कर रही है। ठीक है। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। फिर क्या होता है?
ठीक है। फिर देखिए खाद एवं उर्वरक के साथ देखिए ए में कुछ, बी में जो ज़्यादा, ठीक है। फिर देखिए इसकी, क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? ठीक है, 3 गिलास है, तीनों में अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें उसमें कुछ भेद करने के लिए कुछ कुछ में कम मिलाया, कुछ में ज़्यादा मिलाया। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग में किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल शोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति या अन्य तरीका है, इसे फसल चक्रण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फसल चक्रण बोलते हैं। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतरण क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। जिसे जो फलीदार पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम नाम का। वो क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता रहता है, जिससे उसकी पोषकता, मिट्टी की पोषकता बनी रहती है, ठीक है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछले कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया को विषय में पढ़ चुके हैं, देखिए आ गया ना। ये फलीदार लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को बनाए रखते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके सामने ये सारणी आ गई कि एक उर्वरक है और दूसरी तरफ खाद है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? अंतर कीजिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? एक मानव निर्मित जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त किया जाता है। दूसरा डिफरेंस रहता है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है इसका, और ये लाभ लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और उच्च गुणवत्ता भी देते हैं। तो उसके बाद आता है खाद। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस आता है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। क्या है कि मतलब मिट्टी में वो ह्यूमस नहीं रहती, उर्वरक से उसकी ह्यूमस नष्ट हो जाती है, जिससे बात क्या है, उसका मिट्टी का उपजाऊपन उर्वरक के कारण नष्ट हो जाता है। अब आता है खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती है। खाद से क्या होती है? मिट्टी में ह्यूमस बनी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है 4 नंबर आता है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, ठीक है। और खाद में क्या होता है? खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। क्या है कि जैसे उर्वरक में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को हम अपनी आवश्यकता अनुसार मिलाते हैं तो ज़्यादा ही मिलाएंगे हम। इसमें क्या है कि अल्प मात्रा में ये पाए जाते हैं, तुलनात्मक रूप से मतलब माना कि कम, ठीक है। अब सारणी 1.1 में हम खाद एवं बीज में अंतर्गत है। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है।
मतलब क्या है कि जैविक खाद होती है जो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की सहायता में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फिर उसके बाद में करते हैं हम सिंचाई। इसके बाद में टॉप सिंचाई, ठीक है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सब जानते हैं कि जीवित रहने, हम चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, कुछ को कम कुछ को ज़्यादा। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में 90% जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता है। बीजों को अगर पानी मिलेगा तभी वो अंकुरित होंगे और वो उसमें उस नए पौधे का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। जल क्या करता है, ये पाला पड़ता है ना, सर्दियों में पाला पड़ता है उसको, और गर्म हवाओं से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल में जो पौधों को पानी देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई का समय एक एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों क्यों है? क्या मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन की दर अधिक होती है? अधिक होने से हो सकता है इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। ये कह रहा है ये लड़का कह रहा है कि पिछले वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछले समय से इस वर्ष, पिछले समय से इस वर्ष में पानी देने में अधिक सतर्क हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष क्या है कि गर्मियों में मैंने पानी कम दिया तो पौधे सूख गए और मर गए, और ये गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। अब बताए सिंचाई के स्रोत, किस किस स्रोतों से हम, कौन से प्राकृतिक स्रोत है, कौन से नवीन स्रोत है, ठीक है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि, ये क्या है, सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। अब देखिए ये क्या, सिंचाई की पारंपरिक तरीके, सिंचाई का क्या है, पारंपरिक तरीके जो परंपरा से चले आ रहे हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते एवं परंतु कम दक्ष है। विभिन्न परंपरा, जैसे मोट, गिरनी द्वारा पानी निकालना और पानी देना, ये क्या है, इसमें क्या है कि ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और पानी कम और ज़्यादा काम, ठीक है, समय भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब चेन पंप, ढेकड़ी, रहट, उत्तोलक यंत्र, ये आदि के माध्यम से पानी जल को ऊपर खींचे जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंचाई की आधुनिक विधि, ये वो तो थी परंपरागत पारंपरिक विधियाँ, ये अब आ गई आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मित व्यवता से कर सकते हैं। मित व्यवता, जितना हमसे चाहिए पानी उतना हम कम समय में उसे पानी। अब छिड़काव तंत्र देखिए, छिड़काव तंत्र क्या है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उद्र पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह
ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल जाते हैं। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। तो छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब दूसरा आता है ड्रिप तंत्र, और आता है ड्रिप मतलब बूंद बूंद। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है। पानी जितना पौधे को चाहिए वो सीधे उसकी जड़ों में चला जाता है, अतः यह जल की कमी होने वाले क्षेत्रों में वरदान सिद्ध हुआ। अब आता है खरपतवार को नष्ट करना। अगली विधि है खरपतवार को नष्ट करना या खरपतवार से सुरक्षा करना। बुझा और पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्हें देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? ये बोल रहा है कौन? बुझो बोल रहा है। फिर खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। देखिए खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो विधि होती है उसे निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उजाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे क्या होते हैं खरपतवार हटाने का ये सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। मतलब जो उसमें पुष्पन क्रिया होती है उनसे पहले क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हम उसमें अगर पहले बाद में करेंगे तो उसमें पुष्प खिल जाएंगे, और अगर पुष्प खिल जाएंगे पौधे के तो उससे क्या है फल का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए उसे पुष्पन क्रिया से पहले किया जाता है। ठीक है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहा जाता है। खरपतवार नाशी भी आजकल नई तकनीक आई है, जैसे 2,4-D खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। देखिए जो ये कर रहा है, एक किसान कर रहा है खरपतवार नाशी का, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएगी और पौधे को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है। अब ये बुझो कह रहा है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के लिए समय पर पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह, नाक या कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब आता है अगला। अब देखिए अगली विधि आती है कटाई। अगली विधि कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ देते हैं अथवा उसे धरातल के समीप से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथों द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है। इसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। मशीन से जो कटाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं।
काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेशिंग कहता है। ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा, थ्रेशिंग की मदद से कंबाइन मशीन द्वारा पूरा किया जाता है। कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टिंग और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। मतलब कि हार्वेस्टर जो बड़ा आता है थ्रेशर से बड़ा आता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को पटक पटक कर विनोइंग, जिसे विनोइंग कहते हैं, अलग कर लेते हैं। और आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलने के कारण चिंतित है। क्या वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है? इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा रहता है। अब कटाई पर्व मतलब क्या है? किसानों में एक खुशी की लहर होती है, जैसे एक नई चीज, नई फसल आती है, घर में एक माहौल सा, नया सा माहौल रहता है। कटाई का पर्व, उसे कटाई के पर्व के रूप में जानते हैं। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है कि यह समय थोड़ा आराम करने की खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई पर्व के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दीपावली, नबान्या एवं बिहू बिहू जुड़े हुए हैं। ये आदि अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग स्थानीय नृत्य भी कह सकते हैं हम, पर्व कह सकते हैं हम। ठीक है। अब उसके बाद में आता है भंडारण। फसल का भंडारण करना, बीजों का भंडारण करना। उत्पाद उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दाने बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों और बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए, जिससे इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बीन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइलो बोलते हैं। जिससे उनको क्या, देखिए पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों द्वारा घरों में अनाज भंडारण में उपयोग किए जाने वाले बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं में भोजन। अब आता है जंतुओं में भोजन। अब देखिए जंतु में भोजन, जैसे अभ्यास पुस्तिका बनाइए। जैसे खाद्य पदार्थ दूध है। दूध गाय, भैंस, बकरी या ऊँटनी आदि से हम दूध को प्राप्त किया जाता है। इससे भी हम और भी कुछ देख सकते हैं हम, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह में। ठीक है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ये जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछले कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पशुपालन बोलते हैं। अब ये बोल रही है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर
कोड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए प्रमुख शब्द, कृषि पद्धतियों के प्रमुख शब्द है, जैसे कृषि पद्धति, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज और साइलो ये आदि, और बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवारनाशी और फटकना। ठीक है, आदि आदि। ठीक है। देखिए आपने ये क्या सीखा, ये पाठ का सार संग्रह है, जो पूरा का पूरा आपको देखना है। सार एक बार देख लीजिए आप, कि देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, ये पूरे पाठ का सार है। अब उसके बाद में आते हैं अभ्यास प्रश्न जो आपको करने हैं। इस बाद में जो पढ़ाया गया है वो उसका अभ्यास प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप ऐसे ही पढ़ते जाइए। ठीक है, मैं आपकी मदद करता रहूँगा। हर पाठ, रोज़ का एक पाठ आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है। और मैं आपके बारे में एक छोटा सा कोटेशन है वो बोल देता हूँ कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माँ जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। इस पार कुछ लेकिन उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत थे। धन्यवाद साथियों।